दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीति हो या व्यक्ति हो, उसके जीवन में दो चीज आती हैं। एक तो टाइम होता है उसका श्रवण काल और एक होता है श्याकाल। यानी एक तो गोल्डन पीरियड होता है, एक होता है क्रूशियल पीरियड। तो जो आदमी की लाइफ में भी ये होता है और राजनीति की लाइफ में भी ये होता है, पार्टियों की लाइफ में भी होता है और अक्षेत्र की लाइफ में भी ये होता है, अक्षेत्र पर भी। तो मुझे लगता है कि अब ये जो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो सत्ता पक्ष में जब से मैंने थोड़ा-सा दक्षिण हरियाणा की तरफ ध्यान देना शुरू किया है और वहाँ की राजनीति के बारे में थोड़ा देखना शुरू किया, तो मुझे लग रहा है कि दक्षिण हरियाणा के अंदर क्रूशियल टाइम आया हुआ है राजनीतिक रूप से। और वो हम विपक्ष की बात नहीं करेंगे, यानी कांग्रेस या अन्य पार्टियों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भाजपा की। तो दक्षिण हरियाणा के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे नेता हैं जो बहुत ही सम्मानित नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं और अगर उनके कद के अनुरूप उनको पद दिया जाए तो वो किसी भी रूप में मुख्यमंत्री से कम नहीं है उनका कद। और क्षेत्र के लोग हैं वो भी उनको मान सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं और वो भी अपने लोगों के भले बुरे में हर वक्त उसमें साथ रहते हैं। लेकिन पिछले लगभग 10 साल से मैंने जब स्टडी किया तो मुझे ऐसा लगा कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति को खत्म किया जा रहा है, बीजेपी की राजनीति को। और जो बड़े नेता हैं उन नेताओं का जो करियर है ना वो खत्म करके ना और राजनीतिक बिसात के ऊपर कुछ ऐसी चालें चली जा रही है कि उनको राजनीति से बाहर करने के लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है। तो ऐसे नेता जो इतना बड़ा कद रखते हैं, सबसे पहले तो मैं नाम बताना चाहूंगा कि मेरी नजर में 2-3 ऐसे नेता हैं। उनमें से सबसे बड़े राव इंद्रजीत जी, फिर है रामविलास शर्मा जी, और एक अहिरवाल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अहिरवाल की। तो अहिरवाल के एक नेता और हैं धर्मवीर सिंह जी। तो इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, जब मैंने इनकी स्टडी की, इनकी राजनीति की स्टडी की और इनके करियर के बारे में और जब थोड़ा वो देखा तो मुझे लगा कि इन तीनों ही नेताओं को राजनीति से बाहर करने का प्रयास होने लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे और वो बीजेपी के ही लोग हैं, बड़े लोग हैं, ताकि इन लोगों का कद ना बढ़े। और अगर इनका कद बढ़ेगा तो ये कभी भी पार्टी अगर छोड़ देते हैं तो पार्टी के लिए हो जाएगी मुश्किल। तो इसलिए इन लोगों का के साथ क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि इनके कद को खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं नाम लेना चाहूंगा रामविलास शर्मा जी का। तो रामविलास शर्मा जी इतने बड़े नेता हैं कि वो 5 बार तो विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के अंदर कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, संसदीय कार्यों के मंत्री रहे हैं, पर्यटन मंत्री हैं, परिवहन मंत्री रहे हैं। और वो मतलब उन्होंने लगभग लगभग हर पद के ऊपर काम किया। और एक ऐसा टाइम था जब हरियाणा की बीजेपी के अंदर कि टिकट का वितरण भी, यानी जिसको वो चाह करते उसको टिकट मिला करता। और इतना बड़ा कद था, लेकिन धीरे-धीरे उनकी राजनीति को ऐसे खत्म कर दिया गया कि आज वो न 3 में है, न 13 में, यानी खुद को भी उनको टिकट नहीं मिली। और उनको एक बार अभी लास्ट में 2024 के जो चुनाव थे वो टिकट से आ रहे थे, तो न टिकट मिली, न कोई पद मिला, न उनको स्टार प्रचारक या और बनाया गया। तो उन्होंने स्टेज पे अपना ये जब दुखड़ा सुनाया तो उनकी आंखों में पानी आ गया था और वो स्टेज के ऊपर ही रोने लग गए थे। एक वो नेता जो कभी टिकट बांटा करता और जिसके पीछे हरियाणा के बीजेपी के नेता चक्कर काटा करते, उसका ये हाल कर दिया कि आज उसको राजनीति से ही बाहर कर दिया गया है। तो एक तो अहिरवाल में मैं कहूँगा रामविलास शर्मा जी हैं, उनको राजनीति से बाहर कर दिया गया, उनका कद खत्म कर दिया गया। लेकिन इसमें दोस्तों कुछ में थोड़ा-सा अपने एक्टिविटी या क्रियाकलाप लगा लीजिए या कर्म लगा लीजिए, इंसान जो जैसे कर्म करता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो रामविलास शर्मा जी के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि रामविलास शर्मा जी ने जब 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई थी, तो बीजेपी का समर्थन दिया था, हरियाणा विकास पार्टी का समर्थन किया था बीजेपी ने। और उस टाइम बीजेपी के जो कर्ता धर्ता हुआ करते वो रामविलास शर्मा जी हुआ करते। और वो हरियाणा विकास पार्टी की और बीजेपी की जो कंबाइंड गवर्नमेंट थी वो बहुत अच्छे तरीके से चलने लग रही थी। बंशीलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते और बंशीलाल जी ने बीजेपी के हर एक आदमी को कोई न कोई पद दे रखा था जो विधायक थे। किसी को मंत्री बना रखा था, किसी को चेयरमैन का पद दिया जा रहा था। और रामविलास शर्मा जी जो भी कहा करते
वो वही काम हुआ करता और उसी आदमी को पद दिया जाया करता। तो दोस्तों उस टाइम हरियाणा के जो बीजेपी के प्रभारी हुआ करते वो हुआ करते नरेंद्र मोदी जी, और सह प्रभारी हुआ करते अपने यही मनोहर लाल खट्टर जी। तो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी शरारती तो शुरू से ही थे। उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है कि आम आदमी को तो पता भी नहीं। तो उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने रामविलास शर्मा जी को भेज दिया। ये अपने एक ब्रह्म ऋषि हैं आसाराम बापू जी, वही ब्रह्म ऋषि जिन जो लड़कियों टॉर्च मार मार कर लड़कियों को देखा करते अपने उसमें और अब आजकल जेल के अंदर हैं। तो उनके पास भेज दिया, और रामविलास शर्मा जी जब उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, वो ऐसे ही किसी फंक्शन में अपने उसमें प्रदर्शन देने लग रहे थे। रामविलास शर्मा जी ने उनके कदमों में सिर झुकाया, तो इन्होंने आसाराम बापू जी ने उनके कमर पर हाथ मारा और थपथपा ये कहा कि जा बेटा तू सीएम बन जाएगा। बस उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि उन्होंने 1999 में बीजेपी का समर्थन है वो बंसीलाल से वापस ले लिया, हरियाणा विकास पार्टी से, और वो सरकार गिर गई। हालांकि सरकार गिरने से बंसीलाल जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की रामविलास शर्मा जी को, सरकार को मत गिराइए, आप जो कहेंगे वो कर देंगे, किसी को मंत्री बनाना है मंत्री बनाएंगे। लेकिन उनके अंदर पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री बनने की चाहत थी और उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी से समर्थन ले लिया। तो मुझे याद है कि उस टाइम जो नरेंद्र मोदी जी थे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी के खास कृपा पात्र हुआ करते और उनके खास वफादार हुआ करते। तो बंसीलाल जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को 1999 में जब उनकी सरकार गिराई तो फोन करके कहा था नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि ये आदमी है ना, यानी उनको ये पता था कि रामविलास शर्मा जी के पीछे अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है और सरकार को गिराने में भी नरेंद्र मोदी का हाथ है। तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को ये कहा था कि मुझे तो काट लिया, लेकिन ये ध्यान रख लेना एक दिन ये आदमी आपको भी काटेगा। ये लाल कृष्ण आडवाणी को कहा था चौधरी बंसीलाल ने। खैर बाद में क्या हुआ ये तो एक इतिहास है, सभी को पता है कि कैसे वो मार्गदर्शक मंडल में गए या क्या हुआ कैसे हुआ, उस चीज के ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब मुख्यमंत्री बनने के लिए जब रामविलास शर्मा ने हरियाणा विकास पार्टी की अच्छी चलती हुई सरकार को तोड़ दिया और इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सरकार पूरी चलेगी। रामविलास शर्मा जी ने कंडीशन रखी थी कि सरकार पूरी चलेगी, बीच में आप नहीं तोड़ेंगे। लेकिन 1999 में ही ओम प्रकाश चौटाला ने 5-7 महीने चलने के बाद ही ओम प्रकाश चौटाला जी ने विधानसभा भंग कर दी और नए सिरे से चुनाव करवा लिए और पूर्ण बहुमत के साथ इनेलो की सरकार हरियाणा में बनी और ओम प्रकाश चौटाला जी तो मुख्यमंत्री बने। और जो रामविलास शर्मा जी का जो सपना था वो ऐसे का ऐसे अधर्म में लटका रहा, यानी उन्होंने अपने सपन लेने के लिए बंसीलाल जी के साथ विश्वासघात किया। तो आज मुझे लगता है कि उनके साथ भी उन्हीं की पार्टी ने विश्वासघात किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा एक और रामविलास शर्मा जी को याद होगा उनका एक पुजारी कैलाश शर्मा था, उनका परिवार कैसे बर्बाद हुआ, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ये जो महेंद्रगढ़ है उसमें लोगों को नारनौल महेंद्रगढ़ और उस एरिया में लोगों को पता भी चल जाएगा अगर पता करेंगे तो कि उस परिवार के साथ क्या हुआ कैसे हुआ। खैर चलो, तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने अपनी वो सत्ता की हनक के लिए रामविलास शर्मा जी का जो कैरियर है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब बारी आती है राव इंद्रजीत जी की। तो राव इंद्रजीत जी के बारे में मैं अपने कल के वीडियो में पूरी तरह बता चुका हूँ, काफी कुछ बताया है कि उनको कैसे डाउन किया गया, कैसे उनका मान सम्मान खत्म किया गया, किन किन लोगों को आगे लाया गया और किस किस ने उनका मान सम्मान खत्म किया, यानी उनको पार्टी में खुडे लाइन लगा दिया गया। और आने वाले टाइम में राव इंद्रजीत जी का जहाँ तक मैं समझता हूँ, शतरंज की इस चाल को देखते हुए समझता हूँ, तो आने वाले टाइम में राव इंद्रजीत जी का जो कैरियर है वो खत्म कर दिया जाएगा। और इनकी जो उम्र है वो भी 76-77 साल की है, तो अगले जो इलेक्शन हो तब तक 80 साल के हो जाएंगे, तो इनको खुडे लाइन लगा दिया जाएगा। रही बात आरती जी की, तो उनको तो पहले टिकट नहीं मिला था, और अगर राव इंद्रजीत जी घर बैठ जाएंगे या पार्टी के कुछ लोग उनको बैठा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आरती राव जी का भी फ्यूचर है कुछ ज्यादा होगा। यही कुछ लोग चाहते हैं बीजेपी के जो हरियाणा के जो सबसे बड़े लोग हैं वो। तो अब दोस्तों एक और व्यक्ति हैं, मैंने नाम लिया था शायद आपको यकीन नहीं आएगा, वो है धर्मवीर जी। धर्मवीर जी 3 बार के तो सांसद हैं भिवानी नारनौल सीट से। वो उसके लोकसभा के संसद सदस्य हैं और अहिरवाल के वो लोकप्रिय नेता है। लोग उनको पसंद भी करते हैं क्योंकि एक तो उनका स्वभाव भी ठीक है और वो लोगों के काम भी करवाते हैं। लेकिन दोस्तों भिवानी और ये जो वो महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है उसके अंदर जो
एरिया है वो विधानसभा का क्षेत्र है वो जो लोहारू, बाडड़ा, दादरी, भिवानी, तोशाम, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी है। यानी अहिरवाल का लगभग 8-10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर राव धर्मवीर सिंह जी अपनी पकड़ बना सकते हैं। लेकिन उन धर्मवीर सिंह जी की राजनीति को भी खत्म करने के लिए जो है वो चाल चली जा चुकी है, और वो ये है कि एक नारनौल के अंदर एम्स हॉस्पिटल है। एम्स हॉस्पिटल की जब मनोहर लाल खट्टर जी ने वो रखा था, शिलान्यास किया था, तो वो गांव है कोरियावास है। कोरियावास गांव ने 80 एकड़ जमीन दी थी कि भाई हमारे इसमें एम्स कब हो जाएगा तो क्षेत्र के लोगों को दूर भी नहीं जाना पड़ेगा मेडिकल फैसिलिटी के लिए, और कुछ डेवलपमेंट भी हो जाएगी, एरिया का फायदा भी हो जाएगा। लेकिन कोरियावास के लोगों ने एक की डिमांड रखी थी कि इस एम्स हॉस्पिटल का नाम है वो राव तुलाराम के नाम से रखा जाए। और जब शिलान्यास के लिए मनोहर लाल खट्टर जी आए थे तो धर्मवीर सिंह ने स्टेज के ऊपर ही उनसे डिमांड की थी कि कोरियावास गांव के लोगों ने ये जमीन दी थी, इस कंडीशन के साथ दी थी कि इसका नाम राव तुलाराम रखा जाए, और शहीद तुलाराम को काफी मान सम्मान करते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने उस टाइम भी कोई जवाब नहीं दिया और उसका नाम नहीं रखा, और एक दिन चुपचाप जाके ने और जो एम्स है नारनौल का, जो एम्स है उसका नाम रख दिया चवन ऋषि एम्स हॉस्पिटल नारनौल। तो इससे जो कोरियावास के लोग हैं उनको बड़ा दुख हुआ, उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया। लगभग अब 2.5 महीने से वो धरना प्रदर्शन चला हुआ है। कोरियावास के जो लोग हैं वो उस प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो कोरियावास के लोगों को प्रदर्शन के सामने ही पता नहीं कैसे और कहां से कुछ संगठन और आ गए अचानक, और वो ये डिमांड करने लगे कि नहीं ये तो चवन ऋषि के नाम से रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मामले को ऐसा उलझा दिया गया है कि अगर अब उसका नाम राव तुलाराम रखा जाता है तो जो दूसरे संगठन है वो धर्मवीर सिंह से नाराज होंगे, और नहीं रखा जाता तो कोरियावास और उसके आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो धर्मवीर सिंह से नाराज होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि धर्मवीर सिंह के खिलाफ भी उनकी राजनीतिक मान सम्मान को या कद को कम करने का प्रयास भी किया जा चुका है, शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो 3-4 नेता हैं इनको राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि ये ज़्यादा कद्दावर ना हो, और ज़्यादा अगर ये मजबूत हो गए और कल को इन्होंने पार्टी छोड़ दी तो बीजेपी को किसी तरह कोई नुकसान ना हो। इसलिए इन लोगों के खिलाफ ये जो चालें हैं ये चली जा रही हैं, और इनका जो राजनीतिक जो भविष्य है उसको खत्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम दक्षिणी हरियाणा के लिए थोड़ा क्रूशियल है और भी क्रूशियल होगा। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अब ये तो राजनीति की बातें हैं, लेकिन दक्षिणी हरियाणा की राजनीति के लिए मुझे लगता है कि स्या पक्ष आने लग रहा है, और जो ये आदमी जो ये नेता हैं, जो लोकप्रिय नेता हैं, उनकी राजनीति खत्म होने जा रही है। बाकी तो ये है कि दक्षिणी हरियाणा जाने या फिर जो पार्टी के सर्वे सर्वा हरियाणा के जो सर्वे सर्वा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जाने क्या होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात सही लगी होगी, पसंद आया होगा मेरा ये विश्लेषण। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरी सोच ठीक नहीं है और इन नेताओं का कद आगे आने वाला टाइम और भी ज़्यादा बढ़ेगा और इनमें से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, तो भी आप मेरे को कमेंट करें। बाकी आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते गुजारिश और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह के जो विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ एक बार आपका फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।